बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज से हम अपनी गुफ्तगू में एक नया इजाफ़ा करने जा रहे हैं। बहुत सारे जो सुनने वाले देखने वाले हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, वो हमारी गुज़श्ता जो वीडियोज़ हैं उनमें से कुछ सवालात उठाते हैं। तो इनमें से वो सवालात जो कि कॉमन नेचर के होते हैं और सबका उसमें इंटरेस्ट हो सकता है, मैं ट्राई करूँगा कि उनके मैं ना जो है ना वो सिलसिलावार उनके तफसीलात भी आपको देता रहूँ। आज का जो मैंने मौजू मुंतखब किया है वो ये है कि कुछ दोस्तों ने बहुत दिलचस्पी का इज़हार किया है कि कुकिंग ऑयल का, जो एडिबल ऑयल का जो बिज़नेस है, इसके बारे में पूछा है कि भी इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए और इसकी तफसील बताई जाए। तो नाज़रीन, इस ज़िम्मन में मेरी गुजारिश ये है कि ये जो कुकिंग ऑयल का बिज़नेस है ना, इसमें भी जो पोल्ट्री वाली एक इसमें खूबी है कि ये भी आप किसी भी सतह पे कर सकते हैं। और इसमें जो है ना इन्वेस्टमेंट, आप बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट जब मैं कहता हूँ तो मतलब यह है कि उसमें आप कोई 20 लाख रुपए से भी ये काम शुरू कर सकते हैं। इसमें ये है कि अब कुछ नए फैक्टर ऐड हुए हैं पिछले कोई, आप समझें कोई 3 साल से, जब 3-4 साल से, जब से वो कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है इस बिज़नेस में, वो ये है कि ज्यों-ज्यों पाक रुपीज़ की डीवैल्यूएशन हुई है, उसी रफ्तार से जो इंपोर्टेड ऑयल सीड्स हैं उनकी इंपोर्ट वैल्यू भी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। और उसी लिहाज से फिर इंपोर्टेड ऑयल सीड में बिज़नेस करना, अब एक तो वो कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज़्यादा हो गया है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। आप उसको यूँ समझ लें कि जो सीड जो था ना आज से 4 साल पहले, अगर वो यहाँ कॉस्ट कर रहा था ना 60,000 रुपये टन, यानी 60 रुपये किलो, वो अब चला गया है 100 रुपये किलो से ऊपर चला गया है। अच्छा, अब इसका जो फ़ायदा हुआ है ना, जो मैं अब बताना चाह रहा हूँ ना, जो हमारे वो दोस्त हैं जो छोटे बजट के साथ इस काम में एंटर होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि इस इंक्रीज लैंडेड कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड ऑयल सीड का मुतबादल, अब पाकिस्तान में जो लोकल जो है ना ऑयल सीड की जो पैदावार है वो कुदरती तौर पे वो बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि हमारे जो काश्तकार हैं, जब उनको अगर उनके, अब जब वो इंपोर्टेड 60 रुपये का पड़ता था तो पाकिस्तानी सीड उस वक्त लोकल मार्केट में 35-40 रुपये किलो का बिकता था, क्योंकि ज़रा क्वालिटी का थोड़ा फ़र्क होता है और ऑयल कंटेंट का भी फ़र्क होता है। अब ये हुआ है कि वो फार्मर भी ज़ाहिर है काफ़ी, अब इन्फॉर्मेशन तो सबके पास आ जाती है। अब ये है कि फार्मर को लोकल ऑयल सीड का रेट भी अच्छा मिल जाता है और इस वजह से लोकल ऑयल सीड, जिसमें कि हमारा कैनोला भी अब लोकल काश्त होता है, सरसों तो पहले ही होता था, और सूरजमुखी यानी सनफ्लावर ऑयल जो है, ये तो जो बड़े बड़े जो है ना मेजर जो ऑयल सीड हैं, अब इनकी काश्त पाकिस्तान में काफ़ी बढ़ना शुरू हो गई है और मेरा अंदाज़ा है कि और बढ़ती जाएगी। क्योंकि होता ही है कि इनको हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की ज़ुबान में नॉन कन्वेंशनल क्रॉप्स कहते हैं, जो कि हमारी कन्वेंशनल क्रॉप्स आपको पता है, गंदम है, चावल है, कपास है, कमाद है, मकई है। तो ये अब जो ऑयल सीड है ना, इनकी भी जगह जो है ना हमारे जो एग्रीकल्चर क्रॉप कल्टीवेशन के पैटर्न में इसकी जगह बनती जा रही है और हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो इसको सीरियस कंसिड्रेशन देना शुरू हो गए हैं। मेरी इतला के मुताबिक पिछला साल जो था ना, कैनोला और सनफ्लावर, कैनोला और सरसों की ये जो कलेक्टिव जो थी ना क्रॉप साइज़, वो तकरीबन 8-9 लाख टन, या कई दोस्तों का कहना है शायद 1 मिलियन टन तक भी हो गई थी। तो ये कहने का मतलब कि इतनी बड़ी जो क्रॉप साइज जब हो गया है तो इसमें इसकी अवेलेबिलिटी टू एवरीवन और बड़ी आसान हो जाएगी और हो चुकी हुई है। अब इसमें अगर आप आ जाते हैं कि भी इसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो मैंने बताया ना 15-20 लाख रुपए का बजट, उसमें यह है कि आपको लोकली मेड बहुत जो है ना छोटे स्केल के और इंडिजिनस हमारी जो टेक्नोलॉजी है, और वो बहुत बुरी नहीं है, गुजारा हो सकता है उसमें, आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट से इस काम में एंटर हो सकते हैं। तो उसमें आपको लोकली ये मुल्तान के एरिया में भी तकरीबन हर जगह पाकिस्तान में पॉकेट्स बनी हुई हैं जहाँ से आपको इसकी ना ऑयल एक्सट्रैक्शन की, उसको एक्सपेलर भी कहते हैं, स्मॉल स्केल एक्सपेलर हैं, मैकेनिकल एक्सपेलर हैं। तो वो ये हो सकता है कि आप इनिशियली व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेरी स्मॉल बजट, तो आप सिर्फ इतना स्टेप करें कि आपने सीड ख़रीदा,
सीड को आप साफ़ करेंगे, डिफरेंट तरीक़ों से साफ़ करेंगे। इवन जब आप इतने छोटे स्केल पर हैं तो आप मैनुअली भी उसको साफ़ कर सकते हैं, लेबर लगा के। तो जैसे मंडियों में भी बड़े छानने होते हैं, मज़दूर उसको साफ़ कर देते हैं, उसकी मिट्टी भी साफ़ हो जाती है, उसके तिनके छिनके, इसे फॉरेन मैटर जिसे हम कहते हैं ना, वो भी सारा उससे साफ़ हो जाता है। तो आप वो सीड मैनुअली साफ़ करके, तो ये जो आपको छोटे छोटे मिलते हैं ना, कोई 1 टन का, को ½ टन का होता है, जो 24 घंटे में आपको वो उसकी ऑयल एक्सट्रैक्शन कर देता है। तो आप सिंपली ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे, तेल निकालेंगे, बीज में से सरसों का निकाल लें, कैनोला का निकाल लें, सनफ्लावर का निकाल लें, जो आपको लोकली मिल जाएगा। और उसका जो ऑयल निकलता है ना, उसको जो होता है ना, इंडिया में तो ये बड़ी कमोडिटी के तौर पे इस्टेब्लिश, इसको कोलू ऑयल कहते हैं, कि इस ऑयल की फर्दर आगे रिफाइनिंग नहीं की होती, क्योंकि जब फर्दर रिफाइनिंग में जाएंगे फिर इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ जाएगी। और ये भी आप अपने जहन में रखें कि ये जो अनरिफाइंड कह लें या क्रूड एडिबल ऑयल कह लें, कि आपने सिर्फ सीड डाला है एक्सपेलर में, एक्सट्रैक्टर में डाला है, और वो मैकेनिकल एक्सट्रैक्टर, उसमें कोई केमिकल यूज़ आप नहीं करें, क्योंकि जब केमिकल एक्सट्रैक्शन में जाएंगे फिर बजट बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन मुझे यही फील आई है कि जो दोस्त इसके बारे में जानना चाहते हैं, उनका एक्चुअली उनका जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो स्मॉल स्केल या वेरी स्मॉल स्केल पर ही काम करने का उनका जो है ना, वो उनका टारगेट था। तो इसमें यह है कि आप ये क्रूड ऑयल निकालेंगे विदाउट रिफाइनिंग, इसकी मार्केट है। स्पेशली मैं आपको बता दूं कि सरसों का जो तेल है ना, सरसों का तेल इस तरह निकाला हुआ अनप्रोसेस्ड क्रूड ऑयल, अनरिफाइंड, कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसकी सारे पाकिस्तान में, स्पेशली सिंध में अचार बनाने की मार्केट है बहुत बड़ी। और पाकिस्तान का अचार, आपको शायद सुन के हैरत भी होगी, पाकिस्तान का अचार बहुत सारा एक्सपोर्ट भी होता है। अपनी इंडस्ट्री के वॉल्यूम के लिहाज से रीज़नेबल एक्सपोर्ट है उसकी, और इसकी एक्सपोर्ट हम बढ़ा सकते हैं, इसकी डिमांड है। क्योंकि इसका जो टेस्ट है, पाकिस्तानी जो कारीगर हैं, जो बनाने वाले हैं, कहते हैं ना कि हाथ का हुनर है, तो अचार बनाना भी एक आर्ट होता है। तो पाकिस्तान में इस आर्ट की काफ़ी बहुतात है। तो इसकी जो है ना, ये जो क्रूड ऑयल, इसको अनरिफाइंड ऑयल भी कह सकते हैं, और इसको सरसों फिल्टर का भी नाम लिया जाता है पाकिस्तान की मार्केट में। इंडिया का, जैसे मैंने आपको बताया, इसको कोलू ऑयल भी कहते हैं, कि कोलू में से निकला। अब एक्सपेलर एक्चुअली कोलू की शक्ल है ना, मैकेनिकल है वो। कोलू में भी जानवर जो होता है वो अक्सर लोगों ने देखा होगा कि वो मैकेनिकल प्रेस जो है ना, वो जानवर की जो सर्कुलर मूवमेंट से उसकी फोर्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रेसिंग में। तो ये वही एक्शन इसमें होता है जो आपको स्मॉल स्केल जो एक्सट्रैक्टर मिलता है ना, या एक्सपेलर कह लें, इससे आप अनरिफाइंड जो एडिबल ऑयल है, स्पेशली सरसों के ऊपर भी मैं ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि इसमें अचार की मार्केट बहुत बड़ी है। और इसका मैं आपको बताऊँ, आपको शायद सुन के हैरत होगी कि ये जो ऑयल होता है, ये जो क्रूड ऑयल होता है, अनरिफाइंड ऑयल होता है, इसका रेट पाकिस्तान में रिफाइंड सरसों ऑयल से ज़्यादा रेट होता है, क्योंकि इसकी लाइकिंग होती है, इसमें इसका जो कुदरती इसका जो फ्लेवर होता है, इसकी जो एक तुरशी होती है, वो अचार की वो बड़ा एक नेसेसरी कंपोनेंट होता है। अब उसी तुरशी और इसी की उस फ्रेगरेंस की वजह से वो जो स्मेल होती है ना, थोड़ी तेज़ सी, अचार की जो होती है ना, अट्रैक्शन ही उसी से होती है खाने वाले को, कंज्यूमर को। तो ये एक जो है ना, मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी हद तक जवाब दे दिया दोस्तों को। बहुत स्मॉल स्केल पे अगर आपने करना है, आप सरसों की फसल को रखें। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जो सरसों का बीज अच्छी तरीके से अगर आप साफ़ कर लें और इसको नमी से बचा के रखें, और जूट बैग में अगर डाल के इसको हवा और नमी से बचा के रखें, तो इस सीड की काफ़ी लंबी शेल्फ लाइफ भी होती है। अगर आप इसको क्वालिटी को चेक करते रहें, इसको जो है ना पानी से बचा के रखें, ना बारिश का पानी लगे ना किसी और भी तरीके से, तो ये आप इसको 4 से 6 महीने तक संभाल सकते हैं जूट बैग के अंदर। और जो स्टैकिंग है ना, उधर इतनी एहतियात से करनी है कि बहुत बड़े बड़े जो उसके स्टैक एक जगह पे ना लगाए, छोटे छोटे स्टैक लगाए जाएं। जो आप 1 महीने में एक स्टैक को जब शुरू करें क्रश करना, तो वो आप क्रश कर दें। ये आपने अपने बजट के लिहाज से ये सारी चीज़ें आपने साइट पे प्लान करनी है। इसके बारे में कोई भी मज़ीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन तफसील चाहिए होगी तो काइंडली वो कमेंट में दे दें। आई विल ट्राई टू कैटर योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।